महामंत्री श्री सायंतन बसु जी, हमारी बहुत ही सीनियर नेत्री और अपने इस क्षेत्र से जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, आदरणीय मीना देवी पुरोहित जी, विजय ओझा जी जो काउंसलर हैं, सुनीता जी जो काउंसलर हैं, मोहन मिश्रा जी जो काउंसलर हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जोरासंखो में एकत्र आए हमारे कलकत्ता में माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी। आज इस चुनावी सभा में मुझे आप सबके साथ वर्चुअल मीटिंग के तरीके से डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करते हुए इस सभा में भाग लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं आपके समक्ष आऊं, आपके बीच रहूं और आपके साथ संवाद भी करूं और चुनाव के प्रचार के लिए आपसे आशीर्वाद भी मांगूं। लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण जो इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसको मानना हम सबकी जिम्मेवारी है और उसको मानते हुए आज मैं डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेते हुए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जब मैं जोरासंखो की बात करूं तो बैकुंठनाथ मंदिर को नमन करता हूं और श्रीनाथ जी के भी मंदिर को मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ रविंद्रनाथ ठाकुर जी को याद करता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को याद करता हूं, देशबंधु चित्तरंजन दास जी को याद करता हूं और नमन करता हूं और इन सब की प्रेरणा लेकर अपनी बात को आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि आज शाम को 7वां फेज चुनाव का समाप्त हो जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से हर फेज में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है और इन सारी चीजों ने ममता जी को बौखला दिया है, उनको गुस्सा आने लगा है और उनके कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता शब्द छोड़ करके टीएमसी की गुंडागर्दी शुरू कर दी है। उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है, वो लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। चुनाव के बाद धमकी का क्या इस्तेमाल करेंगे ये वो बता रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है। ममता जी ये डरने वाली नहीं है, ये बुलेट का जवाब बैलेट से देने वाली है और विकास की एक नई कहानी लिखने वाली है। इसको हमको समझना चाहिए और इसलिए बंगाल यह जो लड़ाई लड़ रहा है वह अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है। यह लड़ाई कोई सिर्फ कैंडिडेट की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है, यह सोनार बंगाल की लड़ाई है, यह एक तरीके से असोल परिवर्तन की लड़ाई है, यह कोलकाता की तस्वीर और तकदीर को बदलने की लड़ाई है, यह बंगाल की तस्वीर और तकदीर को बदलने की लड़ाई है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के अहंकार का प्रदर्शन हमारी ममता दीदी ने दिखाया है, यह अहंकार का प्रदर्शन 2 मई को सामने आ जाएगा जब दूध का दूध पानी का पानी होगा और एक तरफा समर्थन और आशीर्वाद कमल के निशान भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। मित्रों, अब ममता जी का गुस्सा और भ्रम फैलाना, वैसे इन्होंने चुनाव में शुरू से भ्रम फैलाया है, हर बात पर भ्रम फैलाया, कभी बाहरी, कभी भीतरी, कभी संस्कृति, कभी भाषा, हर तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अब आजकल कह रही हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। मैं ये बताना चाहता हूं ममता जी, अगर वैक्सीन नहीं है तो फिर आपके वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या हर दिन कैसे बढ़ रही है, आपके आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? अगर वैक्सीन नहीं होती तो वैक्सीनेशन नहीं होता, लेकिन आपको प्रशासन नाम की जानकारियां कम होती हैं, इसी कारण से आपको नहीं पता कि किस तरीके से वैक्सीनेशन बंगाल में चल रहा है। और यही नहीं, मैं यह भी पूछना चाहूंगा और मेरे साथ बंगाल की जनता पूछना चाहती है कि जब 17 मार्च को वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी तो आपका अहम क्यों जाग गया था
क्यों बंगाल के लोगों के बीच में रोड़ा बनकर के खड़ा हो गया था, क्यों उन्होंने उस समय बैठक में भाग नहीं लिया और क्यों उन्होंने बंगाल की बात उस समय नहीं कही। उस समय आपका अहम जाग गया। आपने अपने अहम के तहत बंगाल की जनता को, आपने उसको जो न्याय मिलना चाहिए उसको रोकने का प्रयास किया। ये तो मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं और इसलिए बंगाल को भी आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, अभी शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी ने भारत के 80 करोड़ जनता को मई और जून महीने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलो अनाज देना तय किया है। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार 2 मई के बाद हमारी सरकार होगी, इसलिए ये अनाज भी डबल इंजन के सहारे मोदी जी देंगे और नीचे जमीन पर हमारे लोग लगाएंगे और वो लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन जरा पिछले साल को याद तो करो। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तो मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया था 80 करोड़ की जनता को, सब जगह मिला। लेकिन बंगाल में यह टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों में मिला, चौल चोर के टीएमसी का कार्यकर्ता, उनके घरों में मिला। लेकिन अब यह आपको मिलेगा क्योंकि हमारी सरकार होगी और हमारे लोग होंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इतना ही नहीं है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के इक्विपमेंट के लिए सब तरीके की कस्टम ड्यूटी प्रधानमंत्री जी ने हटा दी है। उसी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीनेशन के साथ साथ दवाई के लिए कोई भी जरूरत पड़ती है तो उस सब पर हर एक तरीके की कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। 23 जर्मन मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय करने का, इंपोर्ट करने का जर्मनी से यह भी तय हुआ है। और उसी तरीके से हमारे एयरफोर्स के जहाज सिंगापुर से लिफ्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी कोरोना संक्रमण में अपनी लड़ाई लड़ते हुए लोगों को राहत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, अभी चुनाव के दौरान जहां भारतीय जनता पार्टी ने उच्च संस्कृति का परिचय दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की असल संस्कृति का परिचय दिया, वहीं ममता जी ने चुनाव में हर तरीके से चुनाव को नीचा ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। दुख होता है कहते हुए, ये बाहरी भीतरी, हम बाहरी हो गए और ये भीतरी हो गई। अरे हम हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता जिन्होंने बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को लेकर सारे देश में पूरी पिछले 50 साल से हमने आंदोलन किया। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं रहेंगे। और आज ये मोदी जी की इच्छा शक्ति है और ये अमित शाह जी की रणनीति है जो धारा 370 को धाराशाही कर दिया और बंगाल की सपूत की बात को, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया है, उसको पूरा करके दिया है। इसके भीतरी तो हम हैं असल भीतरी। आप संस्कृति की बात करती हैं, आप भाषा की बात करती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कितनी मीठी भाषा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बंगाल की संस्कृति कितना ऊंचा है, और ममता जी आप बंगाल की मुख्यमंत्री होकर के आप जो शब्दावली का प्रयोग कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए जो आपने शब्द उपयोग किए, जो गृह मंत्री के लिए आपने जो शब्द प्रयोग किए, और जो मेरे लिए अलंकारों की झड़ी लगाई आपने, यह बताता है कि आप बंगाल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह गृह मंत्री कर रहे हैं, यह राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, यह हम कर रहे हैं। क्योंकि भाषा का संयम, कितने आदरपूर्ण तरीके से दीदी को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितने आदर के साथ बातचीत करते हैं, किस तरीके से बातों को रखते हैं। और कहां दीदी एक ही हो गए थे, वो ये ममता जी एता, वो गुस्सा क्यों आता है आपको, जिसको हम कहते हैं राग, तो राग कैनो, इस तरीके का आपको गुस्सा क्यों आ रहा है और इस तरीके की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने आपा खो दिया है। बंगाल की संस्कृति की रक्षा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता,
बंगाल की भाषा के लिए जीने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं तो बंगाली भाषा प्रतिदिन सुबह से शाम मीठी भाषा सुनता हूं, मुझसे ज्यादा और कौन सुनेगा? ये बंगाल की संस्कृति को मुझसे ज्यादा कौन जानता है? तो इसलिए बंगाल की संस्कृति आप बता करके भीतरी बाहरी का विषय आपने रखा। बंगाल की जनता ने सिरे से नकार दिया और उन्होंने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की धरती से उपजी हुई पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम बात करें महिलाओं की, मां माटी मानुष की बात करूं, ममता जी ने कहा मैं बंगाल की दीदी हूं, ममता जी ने कहा मैं बंगाल की बेटी हूं। अच्छी दीदी हैं आप, अच्छी बेटी हैं आप। सबसे ज्यादा एसिड अटैक महिलाओं पर हो रहा है तो बंगाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा रेप केस हो रहे हैं तो बंगाल में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड रेप केसेस हो रहे हैं तो बंगाल में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड मर्डर केसेस हो रहे हैं तो बंगाल में हो रहे हैं। ये बंगाल के, और सबसे ज्यादा बंगाल में ही ये डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। घरेलू झगड़े जो हो रहे हैं सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहे हैं, अनरिपोर्टेड हो रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बंगाल सबसे आगे खड़ा है और क्राइम रिकॉर्ड न देने का भी काम बंगाल के प्रशासन ने पकड़ा है। ये है इनका कुशासन, ये है इनकी सोच। इसको हमको समझना चाहिए। जितने भी रेप केसेस हुए हैं, कोई भी रेप केस पकड़ में नहीं आया है, किसी भी दोषी को दंडित नहीं किया गया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हां, अभी तो सिंगल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास और तेजी से होगा। लेकिन सिंगल इंजन की सरकार ने महिलाओं की चिंता की है। यह प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किस तरीके से 1 करोड़ 14 लाख बहनों को इज्जत घर दिया है। सारे देश में 11 करोड़ दिया है और बंगाल में 1 करोड़ 14 लाख इज्जत घर दिए हैं, यानी शौचालय, यानी टॉयलेट्स। आप सोचिए कि बंगाल में गांव में रहने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद अपने दैनिक क्रम को करने के लिए बाहर निकला करती थी। क्या हालत थी। आज उनका सशक्तिकरण अगर किसी ने किया, और संख्या छोटी नहीं है, 1 करोड़ 14 लाख है, ये 1 करोड़ 14 लाख लोगों को सशक्तिकरण करने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 8 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया, बहनों को 8 करोड़ गैस का कनेक्शन दिया है। और ये जो 8 करोड़ दिया है, इसमें 78 लाख बहनें बंगाल की हैं जिनको यह लाभ मिला है। मोदी जी के आशीर्वाद से मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मोदी जी ने कहा आयुष्मान भारत लागू करो, और मोदी जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत लागू हुआ। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिला। बंगाल में 1 करोड़ 14 लाख और वैसे 4 करोड़ 64 लाख लोगों को इसका लाभ मिलना था। मैंने चिट्ठियां लिखी सबको, मैंने QR कार्ड भेजा कि ये तुम्हारा कार्ड है, 5 लाख रुपए का तुमको हेल्थ कवर मिलेगा। ममता जी का अहम रोड़ा बनकर के खड़ा हो गया। मोदी जी का आयुष्मान भारत होबे ना, होबे ना, होबे ना, देबो ना। अब 2 तारीख के बाद होबे 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 और आयुष्मान भारत मिलेगा, मिल करके रहेगा। और किसके बीच में इनका अहंकार आ गया? किसको इन्होंने वंचित किया? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये इन लोगों को मिलना था। बाल काटने वाला बेचारा गरीब आदमी, सैलून में काम करने वाला कर्मचारी, घरों में काम करने वाली महिलाएं, मेड सर्वेंट, रैग पिकर जो कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करता है, उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलना था। और बंगाल में इनकी संख्या 4 करोड़ 64 लाख है। उसके बीच में इनका अहम खड़ा हो गया, पीसी और भाईपो का अहम खड़ा हो गया। अब 2 तारीख का इंतजार करो, 2 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में आयुष्मान भारत लागू होगा और 4 करोड़ 64 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए काम करने के लिए मोदी जी ने 6,000 रुपए साल का भेजा, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें। उसमें भी कहा होबे ना, होबे ना, होबे ना, देबो ना। और बोलती है किसान का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, यहां क्या कर रहे हो? अरे यहां इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर जो आंदोलन है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। कृषक सुरक्षा अभियान इसको चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और आगे बढ़ाया है, ये हमको समझना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसमें से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार बनेगी, 6,000 के हिसाब से
पिछले 3 साल का 18,000 का बकाया भी दिया जाएगा और साथ में 4,000 रुपए साल का भी जोड़ा जाएगा। 10,000 रुपए किसानों को दिया जाएगा और 18,000 बकाया दिया जाएगा। यह हम आपको बताना चाहते हैं। इस तरीके से हम जो लैंडलेस किसान हैं उनको 4,000 रुपए देंगे। जो 60 साल से उम्र के किसान हैं उनको 3,000 रुपए की पेंशन देंगे। इस तरीके से विकास का काम हम आगे बढ़ाएंगे। ममता जी जिस सरकार में केंद्र में मंत्री थी उसने बंगाल को 1,32,000 करोड़ रुपए दिए थे। 1 लाख करोड़ और 32,000 करोड़ दिए थे। हमारे मोदी जी ने 4 लाख करोड़ 48,000 करोड़ बंगाल की विकास के लिए दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, सोलार सेंटर 3 बनाए गए हैं, मधुग्राम में, न्यू टाउन में और अपना हावड़ा में। तीनों जगह पर सोलार सेंटर बनाए गए। इस तरीके से काम चला है। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। 22 फरवरी को फिर से प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए के बजट और प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। यही नहीं, इसके साथ साथ 25,000 करोड़ रुपए 675 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में रखा है। ईस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक जाएगी, जो विकास की एक नई कहानी लिखेगी, उसका भी सैंक्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसमें भुसावल से खड़गपुर और खड़गपुर से दानकुनी, इसके जो जाने की व्यवस्था होगी, इसके लिए भी मोदी जी ने पैसे सैंक्शन किए हैं। और यही नहीं, पेतवा घाट फिशिंग हार्बर के लिए नए सिरे से काम शुरू होगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और यह भी विकास की एक नई कहानी रखी गई है। महिलाओं के लिए हेल्थ केयर मुफ्त होगा, महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त होगा और युवाओं को 10,000 युवाओं को बंगाल के 25 लाख रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट होगा ताकि वो अपना स्टार्टअप्स खड़ा कर सकें और वो अपने दैनंदिन जीवन को आगे बढ़ाने में एक अपना हुनर पैदा कर सकें। इसके लिए करेंगे। और हुनर के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ट्रेनिंग स्किल सेंटर ब्लॉक स्तर तक खड़ा किया जाएगा ताकि युवाओं को उसमें भी लोगों को जोड़ा जा सके। इस तरीके का प्रयास रहेगा। मित्रों, इसके साथ साथ विकास की ये नई कहानी जो हम बता रहे हैं आपको, इसको हम करने में कोई किसी तरीके का हम इसको रुकने नहीं देंगे। राजवंशी टूरिस्ट सर्किट भी खड़ा करेंगे, उसी तरीके से युवाओं को मुख्य धारा में लाएंगे, उसी तरीके से किसानों को मुख्य धारा में लाएंगे, उसी तरीके से नारायणी सेना बटालियन बना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल के लिए बनाएंगे। हर तरीके से बंगाल के विकास में एक हम नया आयाम स्थापित करने वाले हैं। और कलकत्ता की उम्मीद, 21वीं शताब्दी का कलकत्ता, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूर्वोदय का ये केंद्र स्थान के रूप में आगे बढ़ेगा, तो इस तरीके से हम इन कामों को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस विकास को ले जाने वाले हैं। मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं यहाँ की बात करता हूँ और जब मैं अपने इस स्थान की बात करता हूँ तो मुझे दुख होता है कि यहाँ पर एकेडमिक में भी एकेडमिक सिंडिकेट के रूप में जॉब्स के लिए नेक्सस चला हुआ है पॉलिटिशियंस के बीच में और एक सिंडिकेट चला हुआ है। इसको रोकना है। इसी तरीके से हमको यह भी मालूम है कि यहाँ जो गणेश टॉकीज का फ्लाईओवर था जो गिरा था, उसमें भी यही टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ये सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट था, ये कट मनी कल्चर का इन्वॉल्वमेंट था, ये टोलाबाजी का इन्वॉल्वमेंट था और आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इन सारी बातों को हमको आगे रखने की ज़रूरत है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कट मनी कल्चर है, जो टोलाबाजी है, जिसके खिलाफ बंगाल की जनता एकजुट होकर के खड़ी हुई है, इसको हमको इसके खिलाफ लड़ना होगा और लड़ाई लड़ करके लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा, इलाके का विकास करना पड़ेगा, अच्छी सड़कें बने, अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा हो, लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को रोजगार मिले और आर्थिक दृष्टि से कलकत्ता फिर से अपना पुराना गौरव ले सके। इस बात के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि टीएमसी टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, सिंडिकेट ये तो करती ही है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद बंगाल और कलकत्ता की जनता दे रही है। लेकिन एक नई बात भी ध्यान में आई कि
कि ये टीएमसी ये दलित विरोधी भी है। इनके नेताओं ने जिस तरीके की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी दलितों के खिलाफ किया है, वो शर्मसार करता है, वो हम लोगों को हम निंदनीय है। लेकिन ममता दीदी से अभी तक एक वाक्य भी निंदा में नहीं निकला है, और ये इनकी पार्टी के भी किसी प्रवक्ता से एक शब्द भी निंदा में नहीं निकला है। और यही नहीं, इनके जितने समर्थक दल हैं, कोई भीम सेना, कोई फलाना सेना, कोई दलित सेना, कोई ये सेना, कोई वो सेना, आज कहां हैं? क्यों चुप हैं? दलितों पर इस तरीके का आघात हो और आप चुप रहें। आप दलितों के झूठे चैंपियन हैं। और ममता जी, आप भी दलितों के बारे में चर्चा करते हुए आपने शोषण किया और आपने उनकी चिंता नहीं की है, यह बात साफ निकल करके आई है। और इसीलिए आज दलित समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र से हमारी मीना देवी पुरोहित जी कैंडिडेट हैं। हमारी बहुत सीनियर नेता हैं, नेत्री हैं, बहुत सीनियर नेत्री हैं। जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही थी, तब से आप जुड़ी हैं और आपने पार्टी को मजबूती प्रदान किया है, पार्टी को सींचा है, पार्टी को आगे बढ़ाया है। मैं आपका धन्यवादी हूं। और आप 25 साल से काउंसलर हैं, और इतना ही नहीं, आपने डिप्टी मेयर के रूप में भी आपने कलकत्ता की सेवा की है। आपका समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा है। ऐसे प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे प्रत्याशी को आशीर्वाद देंगे, सफल बनाएंगे और अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नया आयाम सेट करेंगे, नए दृष्टि से विकास करेगा और ये क्षेत्र। और मीना देवी जी को आप आशीर्वाद देकर के एमएलए बनाएंगे, और आप लोगों के आशीर्वाद से यह इलाका, जहां पर टोलाबाजी, तुष्टीकरण, सिंडिकेट, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब से निजात मिलेगा और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। मैं, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। चुनाव के प्रचार में जुटा हुआ था। ये मेरी अंतिम सभा होगी। इसके बाद चुनाव का प्रचार थम जाएगा। फिर हम चुनाव जीतेंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, और आपका आशीर्वाद मिलने के बाद आपके दर्शन करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा। तब तक कोरोना थमेगा और फिर मैं दोबारा आऊँगा, आपका आशीर्वाद भी लूँगा, आपसे व्यक्तिगत रूप में भी बात करूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलो।